राजभवन में आयोजित चतुर्थ अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन में उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में कप्तान सिंह सोलंकी का आगमन हुआ। मध्य प्रदेश और हरियाणा के पूर्व राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते ही उपस्थित अतिथियों, विद्वानों और विद्यार्थियों ने उनका स्वागत किया। उनके आगमन से पूरे कार्यक्रम स्थल का वातावरण उत्साह और सम्मान से भर गया। भारतीय परंपरा के अनुसार कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। मुख्य अतिथि माननीय श्री कप्तान सिंह सोलंकी, सारस्वत अतिथि माननीय श्री राजेंद्र शर्मा, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री रघुनंदन शर्मा, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सुरेश चंद्र शुक्ल, शरद आलोक और डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव की उपस्थिति में दीप प्रज्वलित कर सम्मेलन का शुभारंभ किया गया। नमस्कार, जय सिया राम। अंतर्राष्ट्रीय रामायण अधिवेशन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, वंदन। आज बहुत ही खुशी का विषय है कि हमारे बीच में नॉर्वे से पधारे हुए अतिथि हमारे बीच में है आदरणीय सुरेश जी, और आप देख रहे हैं मानस भवन के प्रांगण में प्रदर्शनी लगी हुई है राम के जीवन चरित्र में। तो मैं बड़ी ही विनम्रता से आग्रह करती हूँ आदरणीय से कि 2 शब्द कहें। धन्यवाद अनुभूत जी। मुझे इस चौथे अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन में भोपाल में आकर बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग मानस भवन में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और ये मेरे लिए केवल थोड़ा ही नहीं, बहुत ही ज़्यादा गौरव का विषय इसलिए भी है कि पूजा हम लोग भारत में करते हैं और सभी लोग रामायण की तरह होना चाहते हैं। बचपन से ही हम लोग को सिखाया जाता है, लेकिन मुझे लग रहा है पूजा हम लोग अधिक भारत में करते हैं, लेकिन उसका फल नॉर्वे में हमको सबसे ज़्यादा मिल रहा है। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि जो रामायण की शिक्षा है, त्याग की शिक्षा है और पर्यावरण की शिक्षा है, चरित्र की शिक्षा है, पारिवारिक मूल्यों की शिक्षा है, वो हमें जो रामायण से मिलती है, नॉर्वे ने उसको जीवित रखा है। इसीलिए वहाँ पर जो सामाजिक सुरक्षा पूरी सभी को फ्री में निःशुल्क है, वहाँ पर शिक्षा फ्री है, स्वास्थ्य फ्री है और वहाँ एक दूसरे की देखरेख के लिए एक कानून बना हुआ है कि अगर बुजुर्ग है उसकी भी देखरेख पूरी की जाएगी। अगर बच्चा अगर असमर्थ भी है या पैसे नहीं है तो उसका सारा देखरेख सरकार करती है। मुझे लग रहा है ये राम की ही कृपा है। राम कृपा बिन कुछ सुलभ नहीं होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और यही उक्ति को चरितार्थ करते हैं नॉर्वे से पधारे हमारे अतिथि। और मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हमारा संपर्क कई वर्षों पुराना है। कोविड में भी सतत दूर देश की धरती से बैठे हुए वहाँ पे राम जी की पताका फैला रहे थे नॉर्वे में जी। तो ये बहुत आपने सही कहा। मैंने हनुमान चालीसा का नॉर्वेजियन भाषा में अनुवाद किया है। उसी प्रकार जो है जो राम जन्म गुरु की महिमा इस सब पर जो दोहे वगैरह हैं उसको उनका अनुवाद किया है और आप भी पहले से मिलती रही। नमस्कार, मैं रूपाली सक्सेना रामायण केंद्र की संयुक्त सचिव हूँ और सर से मैं सिर्फ यही नहीं मिली हूँ और भी कई कार्यक्रम में हम लोग मिल चुके हैं। और इनके बारे में मैं बताना चाहूँगी कि ये रामानुरागी के साथ ही बहुत अच्छे साहित्यकार भी हैं, बहुत अच्छी कविताएँ और बहुत अच्छे इनके आप इनकी सेवाएँ ले सकते हैं और हमेशा उपलब्ध रहते हैं। इनकी सहजता सबसे बड़ी बात है। शरद आलोक, नॉर्वे, जहाँ पर गर्मियों के दिनों में 19 जून से 31 जुलाई तक सूरज नहीं डूबता है। पूरी दुनिया से वहाँ पर उत्तरी प्रकाश जो हरे रंग का होता है, आसमान पूरा वहाँ सूरज निकल नहीं रहा है, उसके बाद भी ईश्वर की ऐसी अनुकंपा है कि एक तरफ बर्फ पड़ी हुई है, दूसरी तरफ आकाश में हरा हरा प्रकाश जिसे कहते हैं नॉर्दिक प्रकाश। धन्यवाद। कोशिश है कि ये जो रामायण सम्मेलन है इसको रामायण महोत्सव में हर घर में, जन जन में, कण कण में राम को पहुंचाएं। धन्यवाद। सर ये बताइए, ये जो पूरा दृश्य देखने को मिल रहा है, जितनी पेंटिंग्स दिख रही हैं, सारी पेंटिंग्स जो है राम नाम से बनी हुई है। तो ये पेंटिंग्स बनाने का आइडिया कैसे है और शुरुआत कैसे हुई इसकी? देखिए, हमारे गुरुजी रहे श्री रुद्र सिंह यादव, 2 साल पहले उनका साकेतवास हो गया। वो गांव राजापुर जिला पन्ना के थे और उनको जब वो बच्चों में फुटबॉल खिला रहे थे, सरकारी स्कूल में टीचर थे गणित के, तो चोट लगने से उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई 1988 में। तो उसके बाद उनका जबलपुर में 14 इंच का ऑपरेशन हुआ, घर ले आए गए और उनके बीच में से नित्य क्रिया के लिए चारपाई काट दी गई, हाथ पैर सूख गए, आंखें अंदर धस गई। उस हालत में उनको रामचरितमानस की एक चौपाई है अरण्यकांड की, मंत्र महामणि विषय व्याल के मेटत कठिन कुंक बाल के जो कलयुग के विषय रूपी जो सांप है उसका जहर उतारने के लिए
राम मंत्र महामंत्र का काम करता है। और जो राम मंत्र का राम नाम का आश्रय लेता है उसके दुर्भाग्य की रेखाएं सौभाग्य में बदल जाती है। तो वो लेटे लेटे राम राम लिखने लगे। 3 महीने के बाद छड़ी लेकर चलने फिरने लग गए। उसके बाद उन्होंने पूरा 32-33 साल वो जिंदा रहे और बच्चों की शादी की। लेकिन उनको राम नाम का लेखन का ऐसा शगल लगा कि उन्होंने ऐसा दुनिया में ऐसा न्यूनतम काम किया है कि 1992 ये लिखी इस पर 9/12/1992 को राम का नाम लेकर के वो राम राम शब्दों से पूरी तुलसी रामायण को रामचरितमानस को लिखने लगे। और 5 साल में उन्होंने पूरी रामचरितमानस लिखी। उसमें उनके शिष्य रहे नरेश शर्मा जी हैं अभी, उन्होंने भी उनकी विशेष सहायता की। उसके बाद हमारे गुरुजी रुद्र सिंह यादव जी ने तुलसी करत 9 रचनाएं, वैराग्य संदीपनी, पंचमुखी, हनुमान कवच, गीतावली, कवितावली, श्री हनुमान चालीसा को भी राम राम शब्दों से लिखा। 1 से 11 अध्याय तक गीता को भी राम राम शब्दों से लिखा। अब रामचरितमानस की बात करें तो उसमें लगभग 1700 पेज हैं और 25 किलो से ज़्यादा उसमें वजन है। और इसमें एक पेज में राम नाम जो है 16 लाइनें हैं। एक लाइन में 200 बार अप्रोक्स राम नाम आता है, तो 16 लाइनों में लगभग 3000 बार राम नाम आया और 17×3=51, तो लगभग 50 से 55 लाख के बीच में अनुमान इसमें राम नाम है रामचरितमानस में। और ये सब हस्तलिखित है। और फिर उसके बाद वो चित्र बनाने लगे। और जब आप पेंटिंग बनाते हो तो जो चित्र खराब हो जाता है तो उसको मिटा करके दूसरा पेंटिंग से उसको ठीक कर लिया जाता है। लेकिन राम नाम का ये लेखन का ऐसा है कि इसमें रीटेक नहीं है। वो एक कहीं से गलत हो गया तो पूरा चित्र ही खराब हो गया। तो हस्तलिखित उन्होंने फिर पूरी 300 चित्रों के चित्र में रामायण बनाई, अन्य बहुत सारे चित्र बनाए। तो सारे हस्तलिखित चित्रों को हमने लैब में स्कैन कराया है। उसके बाद उसको हम समाज तक पहुंचाने के लिए लागत रेट के नज़दीक में उनको विक्रय की व्यवस्था बना रहे हैं, ताकि इनको देख देख कर लोगों को राम भक्ति बढ़े, लोगों में धर्म भावना बढ़े। और यही हमारा उद्देश्य है। तो इस प्रकार से हम राम वनगमन यात्रा भी पूरा किया है। और हमारे गुरुजी रुद्र सिंह यादव जी के अलावा राधेश्याम पांडे जी हैं, जो इन्होंने 45 किताबें लिखी हैं भगवान राम जी से संबंधित और तुलसी मद भागवत के आधार पर भगवान श्री कृष्ण जी से संबंधित। दूसरे हैं रामतार शर्मा जी, उन्होंने भी राम जी के स्थलों पर रिसर्च किया। तो हम खुद, मैं 14 साल से उनसे जुड़ा हूँ। जंगल जंगल पूरी राम वनगमन यात्रा मैंने किया है। आप हमारे रामायणी जी हैं, सुरेंद्र रामायणी जी हैं, आप रुद्र सिंह यादव जी के दामाद भी हैं, कथाकार भी हैं। और हम सब एक टीम वर्क बना करके ये ट्रस्ट बनाया गुरु जी के आदेश से। गुरु जी उसके संरक्षक रहे। तब हम रामायण कालीन और महाभारत कालीन जो स्थान विक्रय पड़े हैं पूरे भारत में, उनके बारे में शोध कर रहे हैं और उनको संरक्षण और संवर्धन के लिए कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं भोपाल में हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन। रामायण सम्मेलन के इस खास मौके पे पूरे देश और दुनिया से हजारों राम भक्त आ चुके हैं। ऐसे में एक स्पेशल गेस्ट हमारे साथ है, स्पेशल अतिथि कहूँ या आपको राम भक्त कहूँ। मैम, आप इंट्रोड्यूस करिए सर को। आप मुझसे बेहतर जानती हैं सर को, आप बताइए सर के बारे में। नमस्कार, अंतर्राष्ट्रीय रामायण अधिवेशन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं डॉक्टर अनुभूति, रामायण केंद्र की राष्ट्रीय सचिव, आपसे मिलवाना चाहूँगी हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि के रूप में लखनऊ से पधारे डॉक्टर महेंद्र भीष्म जी। उनके बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूँगी संक्षिप्त में, जैसे भीष्म पितामह का विराट व्यक्तित्व था, वैसे ही उनका साहित्यिक अवदान और व्यक्तिगत जीवन हमारे लिए अनुकरणीय है। आप उन्हीं से बात कर सकते हैं। वैसे तो राम की जो कल्पना है वो बहुत बड़ी है। राम बहुत बड़े हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है। क्या ऐसी खासियत है राम की जो आप देखते हैं आज के युवाओं को सीखना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। और अगर मैं एक पंक्ति में कहूँ कि एक जो आज का युवा है उसे रामायण से सबसे बड़ी सीख ये मिलती है कि वो राम एक अच्छे पुत्र थे। उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, अच्छे पति थे। उन्होंने अपनी पत्नी के लिए अपना सर्वस्व लगा के और उनको वापस लिया रावण से। और वो एक अच्छे पिता भी थे। अगर देखा जाए कि लव कुश वाला जो कांड है, अगर उसमें भी देखा जाए तो वो एक अच्छे पिता थे जो धर्म के साथ जुड़े रहे। तो उन्होंने कभी अपनी मर्यादा से अलग नहीं हुए, इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। तो युवाओं को एक रामचरितमानस पढ़ सकें, बहुत अच्छी बात है। रामायण जो वाल्मीकि जी का है वो पढ़ सकें। और एक समय देखा गया था जब रामानंद सागर का सीरियल आता था रामायण, हम लोग बहुत छोटे थे उस समय, पर वो सीरियल कभी छोड़ते नहीं थे और उससे युवाओं को बड़ी प्रेरणा मिली। हम जैसे युवाओं को उसमें बहुत प्रेरणा मिली थी। तो ऐसे धारावाहिक पुनः आना चाहिए, आते रहना चाहिए।
और अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन में मैं आके मुझे बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है। और मैं एक लेखक हूँ, साहित्यकार हूँ, कहानियाँ उपन्यास लिखता हूँ, पर कहीं ना कहीं जो पौराणिक कथाएं हैं, जो रामायण कालीन कथाएं हैं, महाभारत कालीन कथाएं हैं, वो हम लोगों के लेखन में दिख जाती है। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मैं यहाँ पे आज हूँ इस कार्यक्रम में, 2 दिवसीय कार्यक्रम में मेरी उपस्थिति रहेगी और 2 शब्द मैं उस समय बोलूँगा भी। बहुत अच्छी बात है। सर, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आज तो लोगों के घर के पास ही मंदिर होता है, लोग मंदिर नहीं जाते। आप लखनऊ से यहाँ आए हैं, क्या खींच लाया और राम में ऐसा क्या है जो आपको यहाँ खींच लाया? ये भक्ति भाव कैसे है सर? आज के दुनिया में, आज के मौजूदा समय में ये भक्ति भाव देखना बड़ा मुश्किल है। वैसे साहित्यिक कार्यक्रमों में मैं जाता रहा हूँ और धार्मिक जहाँ भी कार्यक्रम है, मैं एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति हूँ, सनातन धर्म को मैं मानता हूँ। मैं एक जो जाति विहीन व्यवस्था है हमारे सनातन धर्म में, मैं उसका पालक हूँ और राष्ट्रहित मेरे लिए सर्वोपरि है। रामचरितमानस जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, हमारे जो सनातन धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं, वो हमें विश्व बंधुत्व सिखाते हैं, परस्पर का भाईचारा सिखाते हैं, आपस में प्रेम और जन जन का कल्याण हो, ये सिखाते हैं। तो भोपाल आने का ये एक कारण ये भी था कि मैं इस अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन में अन्य विद्वानों को भी सुनूंगा और वास्तव में यहाँ आके जिस तरह से चित्र लगे हुए हैं, जिस तरह से उन चित्रों की व्याख्या की जा रही है, तो मुझे एक अच्छा अनुभव प्राप्त हो रहा है। जबकि मैं लखनपुर का हूँ, लखनऊ का, अयोध्या मेरे पास है, नैमिषारण्य मेरे पास है, मैं अनेकों बार वहाँ गया हूँ। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बहुत से न्यायाधीशों को लेके भी मैं वहाँ गया हूँ जब मेरी सेवा काल के दौरान। तो मेरा बड़ा झुकाव रहा है और मैं चूँकि चित्रकूट और महोबा का रहने वाला हूँ, तो शुरू से ही, बचपन से ही अखंड रामायण हमारे घरों में होती थी और रामचरितमानस का पाठ प्रतिदिन हमारे पितामह हम लोगों को सुनाया करते थे, पढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। तो वही सब कारण है कि मैं यहाँ भोपाल में आज उपस्थित हूँ। आज के इस मौजूदा समय में धर्म कितना आवश्यक है एक व्यक्ति के निर्माण में, उसके व्यक्तित्व के निर्माण में? बहुत अच्छा प्रश्न है। धर्मनिष्ठ व्यक्ति कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता। रामचरितमानस में ही कहा गया है, परहित सरस धर्म नहीं भाई। परहित से बड़ा कोई धर्म नहीं है और पर पीड़ा से बड़ा कोई पाप नहीं है। तो बहुत से जो सूक्ति वाक्य हैं रामायण में, श्लोकों में, चौपाइयों में, दोहों में, तो वो सूक्ति वाक्य अगर हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम कभी भी पराजित नहीं होंगे। हम हमेशा राम की तरफ विजयी होंगे और एक जो परम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति, ये हमें धर्मनिष्ठ होने पे ही प्राप्त हो सकती है। रामायण में आपका पसंदीदा पात्र? हाँ, बस जिनकी चर्चा भी सब लोग कर रहे थे। वैसे मैं हनुमान भक्त हूँ और श्री राम जी का तो मैं सभी लोग भक्त हैं, पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मेरे आदर्श हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो अभी हम मौजूद हैं मानस भवन में। मानस भवन में आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय रामायण महासम्मेलन, और यहाँ पर एक ऐसी निराली प्रदर्शनी है जो लगाई गई है सर सुनील कुमार भट्ट जी के द्वारा, जो माचिसों से पूरे रामायण को जो दृश्य है उसको दिखाती है। सर से थोड़ी चर्चा करते हैं इसके बारे में। मैं विगत 40 सालों से माचिस की डिब्बियां कलेक्ट करता हूं। आप देख सकते हैं आज मैं अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन में मैंने राम के ऊपर माचिस लगाई है। लगभग 100 साल पुरानी माचिसें हैं, जो स्वीडन में, ऑस्ट्रिया और जापान के अंदर जो माचिसें छपती थी और प्रिंट होकर भारत में आती थी, वो भी मेरे संग्रह में है। राम दरबार से संबंधित सारी माचिस आप देख सकते हैं। आप देखें, भारतीय संस्कृति के ऊपर ये 100 साल पुरानी माचिस है। राम सीता रामायण सीता के ऊपर है, या आप राम मंदिर अयोध्या आप देख सकते हैं, राम वनवास के ऊपर। इसी तरीके से पूरे हनुमान जी, आप सारे हनुमान जी के, उनके आराध्य देव शंकर भगवान, और इस तरीके से पूरी भारतीय संस्कृति के ऊपर मैंने माचिस को लगाया है। आप एक कैलेंडर भी देख सकते हैं जो 125 साल पुराना है। ये राम गीता भी मैंने रखी है, ये भी देख सकते हैं आप। इस पूरे संग्रह को इकट्ठा करने में आपको कितनी मेहनत लगी और आपका कितना जुड़ाव था रामायण से? आपने कितना भक्तिभाव था इसके प्रति, इसका आप थोड़ा उल्लेख कीजिए। माचिस तो मैं 40 सालों से कलेक्ट करता हूँ। इसमें इतने सालों के अंदर जो मैंने ये राम परिवार और ये संस्कृति के ऊपर जो माचिस निकली है, भारतीय संस्कृति के ऊपर, वो मैंने यहाँ पे आज डिस्प्ले किया है। विषय तो मेरे पास कई हैं, लेकिन ये आज मेरा विषय था, इसके ऊपर ही मैंने इसको शो किया है। जैसे दीपावली है, राम भगवान आए तो अयोध्या से
जब अयोध्या में आए लौट के तो उसके ऊपर है। अब हनुमान जी के ऊपर है, पंचवटी के ऊपर है, माता सीता जी के ऊपर है, उनके आराध्य देव शंकर भगवान के ऊपर है। और ये सारी माचिस जो आप देख रहे हैं ये भी 120 साल पुरानी माचिसें हैं। आप देख सकते हैं ये पूरी स्वीडन, जापान और ऑस्ट्रेलिया में छपी हुई माचिसें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। भारतीय ज्ञान परंपरा और सनातन संस्कृति में महिला सशक्ति हमेशा से विशिष्ट रही है। ऐसी ही नारी शक्तियों का बोलबाला आज के इस अंतर्राष्ट्रीय रामायण महासम्मेलन में देखने को मिल रहा है। हमारे साथ दो खास अतिथि जुड़ गए हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगे आप लोग आज के इस अंतर्राष्ट्रीय रामायण महासम्मेलन के बारे में? ये अंतर्राष्ट्रीय चतुर्थ रामायण सम्मेलन है और इसमें हमारा कला विहान क्रिएटिव ग्रुप है। हम लोगों ने रामचरितमानस पर आधारित विभिन्न प्रसंगों पर अपनी पेंटिंग्स तैयार की हैं और यहाँ इसको प्रदर्शित किया गया है। और ये हमारा तीसरा जो है प्रयास है। और हमारा जो ग्रुप है क्रिएटिव कला विहान ग्रुप, उसमें हम 10 मेंबर्स हैं और हम 10 लोगों ने विगत 3-4 वर्षों से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और हमने विभिन्न प्रसंगों पर, रामायण पर आधारित जो बहुत से अनछुए प्रसंग हैं उन पर भी हमने पेंटिंग्स बनाई हैं और यहाँ प्रदर्शित किया है। और हमारा मूल उद्देश्य यही है कि हम सभी आम जन को भी हम इस रामायण की कथा के जो विभिन्न प्रसंग हैं उसके पीछे छिपे हुए जो संदेश हैं हम आम जन तक कला के माध्यम से पहुँचाएं। मैम, क्या खास है इन पेंटिंग्स में? ये बाकी पेंटिंग से कैसे अलग है? ये पेंटिंग्स हमने विभिन्न फोक आर्ट्स में बनाई है, जैसे मधुबनी है, गोंड आर्ट है, पटचित्र है, केरल मुराल है। तो जो भारतीय संस्कृति के जो विभिन्न आर्ट फॉर्म्स हैं तो सभी ने अपनी अपनी रुचि के अनुसार विभिन्न आर्ट फॉर्म में विभिन्न ये पेंटिंग्स को बनाया है, उनको चित्रित किया है विभिन्न प्रसंगों पर। जी मैम, ये पेंटिंग्स आप लोगों को कैसे ये आइडिया और थीम आया कि हम पेंटिंग्स के थ्रू पूरे रामायण को दिखाएं? क्योंकि आज के इस मौजूदा समय में इतनी भक्ति किसी को देखने को नहीं मिलती। ये भक्ति का जो भाव रस है वो कम होता जा रहा है, लेकिन आप जैसी महिलाएं हैं जो इसको अभी भी बचाए हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? हमारा क्या था, जब ये अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना हुई तो उसी समय हमारे मन में ये भी आया कि अब जब राम मंदिर की स्थापना हो रही है तो हम भी रामायण से, रामचरितमानस से जुड़े प्रसंगों को पेंटिंग्स के माध्यम से प्रदर्शित करें। फिर वहीं से ही हमने 3 वर्षों से ही इसको हमने प्रारंभ किया और तभी से हमारा ये पेंटिंग्स का जो है कार्य चल रहा है। और हम अभी भी नए नए विषयों पर, जो भी छूटे हुए विषय हैं, हम उन पर अभी भी लगातार उन पर काम कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि और जो भी, मतलब हमारे लगभग यहाँ पर 85 ये पेंटिंग्स लगी हुई हैं विभिन्न प्रसंगों पर, रामचरितमानस पर और एक तरह से सीतायन पर भी, सीता से संबंधित जो भी प्रसंग हैं वो उन पर भी हमारी जो 2 भागों में हमने प्रदर्शनी को किया है। और अब हमारा यही प्रयास है कि हम और नए नए प्रसंगों पर और नए नए इसमें अपने प्रसंग जोड़ते हुए नई अपनी प्रदर्शनी को और रिच करते चले जाएं। थैंक यू मैम हमसे बात करने के लिए। आपके साथ हम भाई साहब के साथ बैठ के जरा चर्चा करेंगे आराम से। ठीक है, थैंक यू। लग रहा है अभी कहाँ पर? हाँ, यहाँ पे चूंकि रामायण सम्मेलन हो रहा है, चतुर्थ रामायण सम्मेलन, जहाँ पे पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर युद्ध चल रहा है, हमारे इधर रामायण सम्मेलन हो रहा है। रामायण सम्मेलन के माध्यम से विश्व को संदेश देना चाहते हैं। अच्छा, हाँ, कि शांति में रहिए, शांति, समृद्धि और ये सब सुख। अच्छा, ये सब रामायण के अंदर जो कुछ रामचरित्र के माध्यम से बताया गया है उसी का अनुसरण करने से मिल सकता है। और इसलिए देश के लिए तो आवश्यक है और सामाजिक समरसता बहुत आवश्यक है, जो इसका केंद्र बिंदु है। कार्यक्रम के पहले सत्र की शुरुआत डॉक्टर सुरेश चंद्र शुक्ल शरद आलोक के वक्तव्य से हुई। पहले विशेष सत्र की अध्यक्षता श्री मनोज श्रीवास्तव, आयुक्त मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग ने की। इस सत्र में पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम भी रखा गया। इस सत्र का संचालन डॉक्टर अनुभूति शर्मा ने किया। दूसरे सत्र की अध्यक्षता श्री माधव सिंह डांगी, पूर्व अध्यक्ष फार्म एवं बीज विकास निगम ने की। इस सत्र में विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों से आए युवा विद्यार्थियों ने अपने विचार प्रस्तुत किए। सभी विद्यार्थियों ने रामायण के ऊपर अपने शोध पत्र का वक्तव्य दिया। इस सत्र का संचालन अभिराज मिश्रा ने किया। तीसरे सत्र में मध्य प्रदेश में वनवासी श्री राम की यात्रा के 2000 वर्ष विषय पर चर्चा की गई।
इस सत्र की अध्यक्षता श्री NP नामदेव, संचालक संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन और आचार्य संजीव वर्मा सलिल ने की। सत्र का संचालन श्रीमती शशि बंसल ने किया। राष्ट्रीय रामायण महासम्मेलन के संध्या काल के कार्यक्रम का अंत रावण प्रस्तुति के द्वारा हुआ। हमारे साथ सर हैं जिन्होंने रावण की प्रस्तुति करी। अद्भुत प्रस्तुति थी, क्या बुलंद आवाज थी सर। क्या आपके एक्सपीरियंस रहे इस अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन में? देखिए, मैं कोच की अंतर्राष्ट्रीय जो ख्याति प्राप्त रामलीला है 1851 से, मैं संजय कुमार स्वर्णकार सिंघाल और मैं लगभग 45 से 50 वर्ष में रामलीला में अनवरत रूप से सेवाएं देते हुए हो गया है। और अंतर्राष्ट्रीय रामायण समागम में मैंने आकर के बहुत अच्छी अनुभूतियां रही। और रही रावण की बात, मैं भले ही रावण का किरदार करता हूं, लेकिन मेरे अपने राम हैं, जन जन के राम हैं, घर घर के राम हैं। राम की उपादेयता और भी स्पष्ट हो, इसके लिए रावण को आना पड़ता है। जब तक गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, उन्होंने जब रामायण की रचना की तो जब तक रावण था तब तक रामायण चली, उसके बाद फिर उन्होंने बंद कर दिया। आगे बहुत घटनाएं हुई, क्योंकि राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, उनके सबके दो दो पुत्र थे। उन्होंने सबको राज दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने जल समाधि ले ली। उनका कहीं कोई ज्यादा इतिहास नहीं मिल पा रहा है, जबकि उनके परिजन थे, वो उनके बच्चे थे। उसके बाद आप देखें, राम ने विभीषण का भी तिलक लगा करके उसको राजा बना दिया, लेकिन विभीषण का कोई इतिहास नहीं मिलता। इतिहास जब तक मिलता है जब तक रावण है। इसलिए रावण, अगर उसको हमने इस तरीके से लोगों ने कह दिया, लेकिन रावण ने देखी कितने सारे काम किए। भगवान को लाने का पहले पृथ्वी पे एक सबसे बड़ा अनुष्ठान तो रावण का यही था। आज जिसके लिए हम लोग लोक मंगल कर रहे, राम का अनुराग कर रहे, आनंद कर रहे हैं, उसके पीछे श्रेय अपयश लेने के बाद ये रावण ने सबको देने का काम किया है। इसलिए मैं रावण का अभिनय करते हुए अपने आप को बहुत धन्य मानता हूँ और गौरवशाली महसूस करता हूँ। चलिए, बुराई है तभी अच्छाई की महत्वता है और बुराई पे अंततः अच्छाई की जीत हो ही जाती है। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि रामायण मेला, रामायण समागम चौथा अंतर्राष्ट्रीय समागम है, बहुत अच्छा लगा। सबसे बड़ी अच्छी चीज ये लगी कि इसमें जो छात्र होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, युवा होते हैं, वो इस यात्रा को और आगे ले जाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। ये जान करके मैंने कहीं जाने का अवसर मिला, तो ये लगता है कि जैसे इसके बाद ये यात्रा यहाँ शायद रुक जाएगी, लेकिन यहाँ देख के लग रहा है ये चिरकाल तक चलने वाली यात्रा है, क्योंकि इसमें नौजवानों ने और हिंदी विभाग से जुड़े जो नए स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने राम कथा के ऊपर, राम के समरसतावादी इस पक्ष के ऊपर अपने स्पष्ट विचार रखे। वो सुनकर के अत्यंत प्रसन्नता हुई और ये लगा कि अब ये राम रूपी रथ को ले जाने वाले हमारे बहुत सारे सारथी हो गए हैं, एक नहीं है। मतलब भगवान श्री कृष्ण ने तो महाभारत में एक रथ चलाया था, यहाँ तो भुट्टे के कई बीज हो गए हैं जो कई रथ ले जाकर के अपने सनातन संस्कृति का प्रचार और प्रसार करेंगे। अपने रामायण की कहते नहीं कि तुलसी जैसी अलग जगाना मुश्किल है, कबीरा जैसी अलग जगाना मुश्किल है, और तुलसी जैसे भजन सुनाना मुश्किल है, और रामचरितमानस घर घर वरदान बनी, तुलसी का एहसान चुकाना मुश्किल है। इस तुलसी भवन में आते हुए मैं बड़े आनंद की अनुभूति कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शक जिन्होंने हमें इतना स्नेह दिया, रामायण के से इतना हमें सम्मान मिला, इसके लिए मैं अभिभूत हूँ और कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी सर, हमसे बात करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। बने रहिए आप इस अंतर्राष्ट्रीय रामायण महासम्मेलन में। धन्यवाद। एक तरफ जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध चल रहा है, वहीं भोपाल के मानस भवन में सांस्कृतिक कार्यक्रम और राम पर सामाजिक समरसता के आदर्शों पर हम लोग वक्तव्य दे रहे हैं। इसी क्रम में मानस भवन में संध्या काल में सांस्कृतिक प्रोग्राम हुआ है, जिसमें हम लोगों ने सुना इन सभी गायकों को जो बहुत जबरदस्त गाया है। सत्यम शिवम सुंदरम मैम ने गाया है और ये भी जो सर है वो सहयोगी थे। तो सर, आप इसके बारे में क्या कहेंगे, कैसा आपको अनुभव रहा पहली बार यहाँ पर? सबसे पहली बात तो ये सम्मेलन है तो यहाँ पर आके बहुत ही अच्छा लग रहा है, एक क्योंकि ये हिंदुओं के लिए है तो हिंदू की जागरूकता के लिए तो यहाँ पर आके बहुत ही अच्छा लगा हमें। और जैसे कि हमें यहाँ पर भजन प्रस्तुत करने थे तो हमने पूरी कोशिश की आप सभी को बहुत अच्छा लगे, और हमने पूरी कोशिश की कि हम अच्छे से अच्छा गा सके, और यहाँ पर आकर सच में बहुत ही अच्छा लगा। पूरा भक्तिमय वातावरण था, उसके लिए बहुत बहुत जी बिल्कुल, हमें बहुत अच्छा लगा। आप लोग ये बता सकते हैं कि आप लोग कहाँ से हैं, किस ग्रुप से? हम लोग भोपाल से हैं, भगवाधारी जागरण ग्रुप हमारा है, और हम प्रस्तुति देते रहते हैं सारे ऑल इंडिया में, और हमें भी यहाँ पर आमंत्रित किया गया था भजन प्रस्तुत करने के लिए। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम रुपेश राज है। अच्छा, और मैम ने गाया, आपका नाम? ऋषिका प्रजापति। तो आप लोग कहाँ से संगीत सीख रहे हैं, अभी क्या प्रोसेस है, कुछ बताइए। भोपाल में सीखा है संगीत और अलग अलग जगह पर सीखा है,
और भी सीख रहे हैं निरंतर संगीत में कौन कौन से राग होते हैं? बहुत सारे राग होते हैं मैम, अलग-अलग बहुत सारे राग होते हैं, भोपाली, यमन, शिवरंजनी, बहुत सारे राग हैं। मतलब रागों की कोई सीमा नहीं है। संगीत बहुत बड़ा सागर है और उसकी हम छोटी सी बूंद है जो अभी से थोड़ा बहुत कुछ आता है जो आपके सामने प्रस्तुत किया। आप सभी को अच्छा लगा, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो भारत जो संगीत में पूरे विश्व को रमा रहा है, तो देखते रहिए मानस भवन में अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन। कल भी आ सकते हैं आप लोग।